तुम लोगों को कल होमवर्क दिए थे कि हर एक डेफिनेशन जो मोटा मोटा बोल्ड अक्षर लिखा हुआ है, समझे, काला काला करके बड़ा बड़ा करके मोटा मोटा अक्षर सब लिखा हुआ है, उसमें से क्या करने बोले थे, डेफिनेशन से उतारने बोले थे। ठीक है, उतना डेफिनेशन तो कम से कम पता होना चाहिए, मोटा मोटा अक्षर सब के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे कक्षा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा पढ़े हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट किसको कहते हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है। क्या कहता है? नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है और ऑर्बिट कहा जाता है। में बहुत तेजी से घूमते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं उन पथों को क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह का डेफिनेशन सब लिखना था। नहीं लिखे हो तो कोशिश करो कि आज लिख लो, हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तरंग संख्या किसको कहते हैं? तरंग संख्या किसको कहते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि है तरंग संख्या का उपयोग किया जाता है। प्रति इकाई लंबाई तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। प्रति इकाई तरंग दैर्घ्य की संख्या को क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। वेव नंबर, जिसपे क्या कहते हैं? न्यू पर बाढ़ देते हैं। ठीक है, कृष्ण का विकिरण किसको कहते हैं? विद्युत चुंबक। ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहाँ आ जाओ, साथ साथ बुक को भी पढ़ते जाओ। ठीक है, उसमें जहाँ नहीं समझ में आता, जिस पोर्शन को नहीं समझ पाते हो उस पोर्शन को क्या करो, यहाँ आकर पूछो कि सर हम किताब में ये बात पढ़े, ये बात हमको समझ में नहीं आया। समझ में आई बात? इससे क्या होगा, किताब भी क्लियर होगा कि तुमको किताब पढ़ना आता है। किताब को घर से पढ़ के आओ, तुम्हारा मोबाइल बंद नहीं हो रहा ना। किताब को घर से पढ़ के आओ और क्या करो, कलम कहाँ गया? किताब को घर से पढ़ के आओ, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में हो 11th-12th के, तो पढ़ने का हैबिट्स बना लो। तुम इधर घूमो, किताबें क्यों नहीं लेके आते हो? किताबें मोबाइल में देखना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। समझे क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। हम बताए थे जैसे लाइट से प्रिज्म से लाइट जाएगा तो क्या गुजरेगा? स्पेक्ट्रम बनेगा। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या था? जब लाइट को प्रिज्म से, जब व्हाइट लाइट को, सफेद किसको? प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तब क्या होता है? प्रकाश अलग अलग रंगों की पट्टी में बढ़ जाती है और उसी रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जहां लगातार रंगों की पट्टी रहेगा उसको कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब क्या होगा, कोई भी गैप नहीं रहेगा, एक के बाद एक कलर, एक के बाद एक कलर का क्या रहेगा? पट्टी रहेगा, तो उसको कहेंगे सतत स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगला था जिसमें कंटिन्यूअस नहीं है। और कारण क्या है कंटिन्यूअस नहीं होने का? कुछ कुछ लाइट को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, समझे, मतलब कि पकड़ के रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया है। और वो कौन है? यहाँ पे कोई सामान रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस रखे हैं, तो उसने क्या किया? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जिन लाइटों को एब्जॉर्ब किया वो लाइट यहाँ से क्या मिलेगा तुमको? गायब। जिस जिस तरंग दैर्घ्य को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, या जिस जिस को आवृत्ति वाले को एब्जॉर्ब कर लिया, वो यहाँ से क्या मिलेगा? गायब मिलेगा। समझे? बच्चों का एग्जाम्पल दिए थे, 10 बच्चा को जाने बोलेंगे, 2 बच्चा पकड़ लेंगे तो वो बच्चा नहीं पहुंचेगा, तो वो बच्चा यहाँ गायब मिलेगा, उसका अटेंडेंस। जब वो 10 बच्चा को हटा देंगे, सबको हटा देंगे, तब उस बच्चे को छोड़ेंगे तो वो बच्चा बाद में दिखेगा। समझे? तो वैसी ही बात है, ये उत्सर्जन होने के कारण होता है, जिसको एब्जॉर्ब किया गया था तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब ये अवशोषण के कारण हुआ था तो अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया, अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। अब इसमें देखो, रेखा स्पेक्ट्रम और परमाणुीय स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? स्लाइड हम बनाए नहीं है, रात में वही सब बनाते बनाते सो गए। क्या है? रेखा स्पेक्ट्रम और या परमाणुीय स्पेक्ट्रम। क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है,
एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब किसको कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम? तो ध्यान से सुनो, गैस अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन, उत्सर्जन कब किया था? जो बाद वाला था, बच्चों को जब बाद में छोड़े थे, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाल से बैगनी तरंग दैर्घ्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता, परंतु उनसे केवल विशेष तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनके बीच काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रा को रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तुम लोग को यही लिखने बोले थे, इसी तरह का बात सबको लिखने बोले थे। समझ में आई बात? क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसको रेखा स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? समझ में आया बात? कुछ भी समझ में आया जो पढ़े? बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। जब क्या गैस मॉलिक्यूल, पेज नंबर पर आ रहे हैं 44, 43, 44, ठीक है। यहां ध्यान दो, पहले जब लाइट जा रहा था सीधा सीधी प्रिज्म से पास हो रहा था, इस तरह का कलर बैंड बन रहा था, पूरा क्लीन है, लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है। दूसरा, जब हम लाइट के और प्रिज्म के बीच कुछ गैस रख देंगे, ठीक है, तब जो लाइट यहाँ पे वो बनाएगा क्या? स्पेक्ट्रम बनाएगा, रंगों की पट्टी बनाएगा। उसमें से कुछ कुछ जगह क्या लगेगा? काला काला लकीर लगेगा, जो कि क्या होगा? उस रंग का जो लाइट है वो क्या रहेगा? यहाँ से गायब मिलेगा। समझे? उस रंग का लाइट क्या मिलेगा? यहाँ से गायब मिलेगा। और जब ये लाइट सोर्स को हम हटा देंगे, समझे, लाइट सोर्स को जब हटा देंगे तो यही गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ था उससे अब वही लाइट निकलेगा जो लाइट उसने ट्रैप किया था, जो लाइट को उसने पकड़ रखा था, वही लाइट निकलेगा। समझ में आई बात? और वही लाइट प्रिज्म से जाके अपना फिर उसी तरह का तरंग दैर्घ्य का क्या बनाएगा? यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो इसमें से देखने में कौन लाइन स्पेक्ट्रम लग रहा है? जिसमें काला में अलग अलग लाइन दिख रहा है, तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आई बात? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहने का कारण क्या है? परमाणुविक स्पेक्ट्रम कहने का कारण क्या है? यहाँ ध्यान दो, क्योंकि ये परमाणु द्वारा ट्रैप किया गया लाइट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझे? क्योंकि परमाणु जिन लाइट को ट्रैप किया था वही लाइट निकल के वहां पे बन रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमाणुीय स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बनता है तो ज्यादातर लाइन लाइन दिखता है, काला पट्टी है उसमें लाइन लाइन दिखता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। अलग अलग कलर का लाइन्स दिखता है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके पीछे एक होगा मैथ। इस लाइन स्पेक्ट्रम का ऑब्जर्वेशन से एक मैथ आएगा, क्योंकि हमको कलर पता है। यहाँ देखो, अगर हमको ये कलर पता है तो हमको इसका क्या पता होगा? लैम्डा भी पता होगा और न्यू भी पता होगा। लैम्डा और न्यू पता होगा तो हमको उसका ऊर्जा भी पता होगा। समझे? इसमें से हमको अगर लैम्डा या न्यू दोनों में से कुछ भी पता चल गया, लैम्डा या न्यू दोनों में से कुछ भी पता चला, तो ऊर्जा पता चलेगा। हम लोग ऊर्जा के बारे में कुछ पढ़े थे। ऊर्जा बराबर ई बराबर क्या था? एच न्यू। प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी इसमें पढ़े थे, क्या है? एच न्यू है। तो हमको अगर न्यू पता चल गया या फिर लैम्डा पता चल गया, क्योंकि कलर से पता चल जाएगा, तो हमको एच न्यू एनर्जी भी पता चल जाएगा। एनर्जी पता चलेगा ना? तो एनर्जी पता चल जाएगा, तो अब इन्हीं एनर्जी को लेकर अब क्या करेगा? एक रिलेशन ढूंढेगा। रिलेशन मतलब संबंध ढूंढेगा कि सिर्फ यही रंग क्यों ट्रैप हुआ उसमें, सिर्फ यही रंग उसमें क्यों ट्रैप हुआ, दूसरा रंग भी तो ट्रैप हो सकता था। ये रंग क्यों नहीं ट्रैप हुआ, ये रंग क्यों नहीं ट्रैप हुआ, कारण क्या है? तो यही का अब एक रिलेशन पढ़ेंगे जो आगे है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए परमाणुई स्पेक्ट्रम भी उसको कहते हैं और रेखीय स्पेक्ट्रम भी उसी को कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो किताब से ही पहले पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम देखो,
जब हाइड्रोजन गैस में, सुन भी लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो बस। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रभावित किया जाता है, तब H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं, तो जो विभक्त आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पहला कुछ लाइन के बारे में क्या बोला है, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रभावित किया जाता है, ठीक है, तब H2 अणु क्या होता है, वियोजित। वियोजित होना मतलब पेज नंबर 44, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन रेखीय का है, रेखीय स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम यहाँ देखो, इधर देखो, ये लाइट होगा, इस तरह लकीर लकीर होगा नीचे, इसके नजदीक जाओ। एंस, ये बहुत आगे चल गए हो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ये भी हो सकता है कि नया किताब हो, नया किताब है शायद, नहीं है तो यही तो है, जेरॉक्स कॉपी है इसलिए दिख नहीं रहा है, जेरॉक्स कॉपी बुक है ना इसलिए नहीं दिख रहा है उसमें कलर, ठीक है। 44 पेज नंबर नहीं दिख रहा तुमको, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 44 पेज नंबर, तो यहाँ लिखा लो, ये जहाँ पे लकीर सब है, सब कलर कलर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ आ जाओ। सबसे पहले बात क्या बोला है, H2 मॉलिक्यूल को, ठीक है, क्या किया है, वियोजित किया है, ठीक है, ठीक है। वियोजन मतलब संयोजन का उल्टा, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन का अलग अलग, ठीक है। तब हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, विविक्त आवृत्ति वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। याद देखो क्या हो गया, जल्दी बैठो तुम लोग बार बार आते हो। यहाँ देखो, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या किए हम, वियोजित किए, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में। वियोजन मतलब अलग करना, संयोजन मतलब मिलाना, जोड़ना, जोड़ना संयोजन, तो वियोजन तोड़ना, समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब क्या हम किए, हाइड्रोजन में क्या किए, वियोजित किए, अलग अलग किए, तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर आते ही बात, ये नहीं कि मेरा क्या क्या छूट गया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव, उसी को EMW शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, निकला, उसमें से क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, अलग अलग कलर का, ठीक है, अलग अलग कलर का निकला, तो वो भी रेखीय स्पेक्ट्रम में दिखेगा, इसी तरह कुछ इसी तरह रेखीय स्पेक्ट्रम में दिखेगा। तो इनके बीच एक संबंध खोजा किसने, बामर ने, ठीक है। वेव नंबर का एक संबंध खोजा किसने,
अब यहां आओ, हो गया, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग निकला, विद्युत चुंबकीय जो तरंग निकला उसके बीच एक रिलेशन खोजा किसने, बामर ने, ठीक है। क्या रिलेशन खोजा कि जो वेव नंबर होता है, क्या वेव नंबर, ये किसका सिंबल है, न्यू के पर बार है तो इसको कहते हैं वेव नंबर, क्या है, वेव नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, नॉर्मली मीटर होगा लेकिन क्या बोला है कि हाइवर ज्यादातर क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मीटर ही देख रहे हैं, ठीक है। यूनिट लेंथ में कितना तरंग होगा, तरंग यानी कि वेव होगा, वेव होगा, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में कितना वेव होगा, तरंग होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या ढूंढा, ये ढूंढा एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर ढूंढा। देखो जो डेटा आया ना, जो डेटा आया, बामर जो है, बामर के नाम से क्यों दिया गया, क्योंकि बामर एक मैथमेटिशियन है, ठीक है। उन लोग के पास, साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहा था उसके पास कोई डेटा आया, ठीक है, कि इस तरह का मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, कि इतना इतना आ रहा है। और उन्होंने क्या किया, उस डेटा को किसको दे दिया, बामर को दिया, किसको, बामर को। बामर कौन है, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है, कौन है, गणितज्ञ है। बामर कौन है, एक बामर कौन है, गणितज्ञ है। बामर कौन है, गणितज्ञ है, ठीक है। ठीक है, इधर आओ। जो हाइड्रोजन से क्या निकला, स्पेक्ट्रम निकला, जो हाइड्रोजन से, कौन सा हाइड्रोजन, जिसको जब वियोजन किए, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में तो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, इसको वियोजित किए, वियोजित करना मतलब तोड़ना, वियोजित, वियोजित करने पर हाइड्रोजन परमाणु मिला हमको। अब उसमें जो भी ऊर्जा ट्रैप था वो जो निकला किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इधर ध्यान दो, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो निकला, तो इन तरंगों का एक रिलेशन ढूंढा किसने, बामर ने, किसने, बामर ने, ठीक है। तो ये है बामर सीरीज, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, क्या है, बामर श्रेणी और बामर सीरीज, ठीक है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, उन्होंने एक रिलेशन ढूंढा किसके बीच में, वेव नंबर के बीच में, जो किससे निकल रहा था, हाइड्रोजन से निकल रहा था। क्योंकि उस वक्त पे क्या था, सिर्फ वो लोग क्या देख सकता था, विजिबल लाइट्स को ही देख सकता था, तो इन्होंने सिर्फ विजिबल लाइट का ही क्या निकाला, रिलेशन निकाला, कि जो विजिबल लाइट है वो कुछ इस तरह से रिलेट है, उसका वेव नंबर जो है, वेव नंबर किसको कहते हैं, एक यूनिट लेंथ। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर के टर्म में देखेंगे, ठीक है, यानी कि एक सेंटीमीटर में कितना तरंग होगा। इसका रिलेशन कैसा आया, 109,677, यानी कि कितना है, 1,09,667। ये कांस्टेंट नंबर है जो 1/2² - 1/n² के टर्म में क्या आ रहा है, अलग अलग वेव नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग अलग वेव नंबर आ रहा है। अब ये n क्या क्या हो सकता है, n3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, समझ में आई बात। n क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 नहीं, 3 4 5, 3 4 5। पहला रिलेशन मिला ये किसके लिए, विजिबल लाइट के लिए, जो लाइट हम लोग को दिखता है, दृश्य स्पेक्ट्रम, जो लाइट हम लोग को दिखता है उसके वेव नंबर का एक रिलेशन निकला जो कि ये आया, समझ में आई बात। अगर वेव नंबर हमको मिल गया, अगर हमको वेव नंबर मिल गया तो हमको लैम्डा मिलेगा, बताओ, और न्यू मिलेगा, बताओ तो हमको पहले। अगर वेव नंबर हमको मिल गया है तो लैम्डा और न्यू मिलेगा। वेव नंबर बराबर क्या लिखाए थे, वेव नंबर बराबर क्या लिखाए थे, 1/λ लिखाए थे, तो लैम्डा मिल जाएगा। यहाँ से लैम्डा बराबर क्या होगा,
सी बाय लेमदा, मान के वो न्यू बराबर था, जाके फिर से पढ़ो, वो सी बाय लेमदा किस में था, न्यू बराबर, समझे, न्यू बराबर क्या था, सी बाय लेमदा। वेव नंबर जहाँ पर आए हैं वहाँ बराबर लिखे हैं 1 बाय लेमदा। 1 बाय लेमदा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक यूनिट लेंथ में कितना वेव नंबर होगा, तो एक वेव नंबर का जो लेंथ होगा लेमदा होगा, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो 1 बाय लेमदा, तो लेमदा बराबर हो जाएगा 1 बाय वेव नंबर। अब लेमदा निकल जाएगा तो हम लोग न्यू निकालेंगे, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लेमदा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, सी बाय 1 बाय न्यू, तो ये बराबर हो जाएगा सी बाय न्यू, समझे। तो अगर हमको वेव नंबर मिल जाता है तो हमको लेमदा भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, न्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन से निकलने वाले दृश्य स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा तरंग है। इससे हमको पता चल जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निकलने वाले, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये बस हमको पता है कि ये है, ठीक है। तो इसको डेटा को क्या क्या, बामर ने एक रिलेशन निकाला, वेव नंबर का रिलेशन, लेमदा का नहीं, न्यू का नहीं, किसका, वेव नंबर, वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या। वेव नंबर क्या है, तरंग संख्या, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर तरंग संख्या का, और वो क्या है 109,677 गुना 1/2 पे स्क्वायर माइनस 1/n पे स्क्वायर, और n जैसे जैसे हम अलग अलग रखते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग लाइट का वेव नंबर आएगा, वैसे वैसे अलग अलग वेव नंबर आएगा। एक दिन बताए थे इसे कि 1 मीटर में कितना वेव होगा, बताए थे एक दिन, वही होता है वेव नंबर की 1 मीटर में कितना, या फिर 1 यूनिट लेंथ में, तो 1 लंबाई हुआ लेमदा, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 बाय लेमदा, यही होगा वेव नंबर। ये बताए थे, ये बताए थे कि 1 मीटर में कितना वेव लेंथ होगा, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितना वेव लेंथ होगा, तो जितना वेव लेंथ होगा कैसे करेंगे, 1 बाय लेमदा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या, तरंग संख्या आ गया हमारे पास, तो तरंग संख्या मिलने से हमको क्या मिल जाएगा, लेमदा भी मिल जाएगा और न्यू भी मिल जाएगा, यानी कि आवृत्ति भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, ये क्या है, तरंग धैर्य। समझ में आ गया बात, क्या किसका रिलेशन ढूंढा उसने, तरंग संख्या का, और वो रिलेशन क्या मिला, उसने बोला जो भी रेखा आ रहा है उसका वेव संख्या क्या होगा, मतलब वेव संख्या मतलब तरंग संख्या क्या होगा, ये एक नंबर होगा कांस्टेंट नंबर, इसको बाद में अभी पढ़ेंगे, उसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर होगा, उसका 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होगा, समझे। ये किसने ढूंढा, बामर ने ढूंढा, तो इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है बामर सीरीज। इस श्रेणी को जो ढूंढा उसका नाम क्या है, बामर सीरीज, ठीक है। इस फोटो में देखो यहाँ पे कलरफुल लिखा हुआ है, और ये क्या है, बामर सीरीज, इसका खोज किसने किया, बामर ने किया। वो बोला कि इसको जितना भी लेंगे एक n तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर रहेगा, और यहाँ n स्क्वायर बदलते जाएगा, 3 4 5 6 7 8, और ये अलग अलग क्या देगा, वेव नंबर देगा, और जैसे अलग अलग वेव नंबर देगा उससे हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, न्यू भी मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया तो न्यू मिल जाएगा, न्यू मिल जाएगा तो लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा न्यू मिल गया तो हमको लाइट के बारे में पता चल जाएगा किस कलर का लाइट है, समझ में आई बात, क्यों, लैम्डा के आधार पे हमको पता चल जाएगा, लैम्डा ही कलर को बताता है, ठीक है। 400 नैनोमीटर का मिलेगा तो क्या मतलब होगा उसका, 400 नैनोमीटर का अगर लैम्डा आया तो क्या मतलब है उसका, रेड कलर का। 750 नैनोमीटर का आया, इसका मतलब क्या है, वायलेट कलर का, समझ में आई बात। 400 नैनोमीटर में कौन था, 400 नैनोमीटर किसका लैम्डा था, रेड का, और वायलेट का कितना था, 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो हमको वेव नंबर से लैम्डा भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो पहला जो रिलेशन निकला किसका, वेव नंबर का, किसने निकाला, बामर ने, और क्या निकाला, वेव नंबर बराबर एक क्या है 109,677 गुना 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n हम बदलते जाएंगे 3 4 5 के हिसाब से। एक एग्जांपल बता ही देते हैं, नहीं होगा, नेगेटिव में चला जाएगा ना, 1 2 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, समझे, नेगेटिव में तो होगा नहीं वेव नंबर, हम
नेगेटिव में वेव नंबर ले सकते हैं? बोलेंगे 1 सेंटीमीटर के में कितना वेव होगा, तो -2 वेव होगा, कह सकते हैं? नहीं होगा। वो जो रिलेशन निकाला वो क्या है, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव में होगा। जैसे मान लेते हैं n बराबर क्या आया, 3 आया, ठीक है, n बराबर क्या है लेते हैं, 3 लेते हैं, तो क्या होगा, वेव नंबर बराबर क्या होगा, 1 0 कितना है बताओ, 9 6 7 7। इसी तरह 2 4 बार बोलोगे तो आ जाएगा, 1 पे 2 स्क्वायर, n की जगह क्या आएगा अब 3 स्क्वायर आ गया। इससे क्या आ जाएगा नंबर 1 0 9, और सेंटीमीटर इनवर्स है, ध्यान देना, 6 7 7, 1/4 माइनस 1/9, बड़े क्या बनेगा, 1 9 6 7 7, क्या बनेगा 4 9 5 4 बाय 36, ठीक है, 5/36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुना भाग करके कोई एक आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, गुना भाग तुम लोग करो बैठ के, ठीक है। ये कर रहा है क्या, देखो तो 3 से कट रहा है, 7 दूनी 14 1 15 कट रहा है सब, ठीक है। तो 12 36 काटो, 3 3 9, 6 3 18, 5 3 15, 5 3 15 और 9 3 27, और कट रहा है किसी से, तो काट कुट के कितना भी जाओगे दशमलव में ही आएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। और इससे हमको क्या पता, कौन क्या बोल रहा है, यहाँ जाओ, इससे हमको लैम्डा कैसे मिल जाएगा, लैम्डा बराबर क्या था, 1 बाय वेव नंबर था, तो इससे कह देंगे 1 बाय ये नंबर जो भी आएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या है, μ03, μ03, ठीक है, समझ में आई बात। तो इससे हमको लैम्डा मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन से निकलने वाला कौन सा लाइट है, समझे। ये तो सबसे पहले किसने खोजा, बामर ने खोजा, तो उसका नाम दे दिया बामर सीरीज, जो किसके लिए था पहला, इसके लिए यहाँ पे हमेशा फिक्स है 2, यहाँ पे हमेशा क्या फिक्स है 2। अब आगे साइंटिस्टों ने जब एक का खोज हो गया तो साइंटिस्टों को क्या होता है, क्यूरियस होता है, दिख रहा है ये डंडा, तुम लोग देखे नहीं, उन लोग को मारे थे कल, कौन कौन देखा था उस दिन, उन लोग को जो मारे थे, नहीं दिखाई दिया था, 12th वाले को जो मारे थे। दूसरा आ जाओ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बुक में देखो अलग अलग नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है लाइमेन, लाइमेन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देते हैं कॉमन, क्योंकि उसने सिर्फ जो लिखा था n बराबर एक जो था 2 स्क्वायर फिक्स था, 2 स्क्वायर क्या था, फिक्स था। अब जो ये कॉमन वेव नंबर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 109,677 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अब जिसमें n1 कहाँ से शुरू हो, n1 क्या होगा, n1 क्या होगा, n1 तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होगा, ठीक है। लेकिन n2 कहाँ से होगा, ये हमेशा n1 से क्या होगा, बड़ा होगा, n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3, समझ में आई बात, बात समझ में आया। एक कॉमन क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला सबके लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या था, इसमें ध्यान दो, बामर सीरीज में यहाँ पे 2 फिक्स था, ध्यान दे रहे हो, और यहाँ पे n स्क्वायर है, बामर सीरीज में यहाँ 2 फिक्स था, यहाँ पे n स्क्वायर है। तो ये जो निकला था सिर्फ किसके लिए निकला था, विजिबल लाइट जो हम लोग को दिखता है सिर्फ उसी का निकला था, समझ में आई बात। बाकी सबका निकालने के लिए क्या बनाए हैं, कॉमन फॉर्मूला बनाए हैं ये, ठीक है, वेव नंबर कॉमन फॉर्मूला बनाए हैं ये। और ये इसको जो कहते हैं, ये जो हम बता रहे थे ये नंबर को क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा, इंग्लिश रेडबर्ग स्थिरांक, रेडबर्ग स्थिरांक, रेडबर्ग कांस्टेंट, कांस्टेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं रेडबर्ग स्थिरांक, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एक कॉमन फॉर्मूला बनाया वेव नंबर के लिए, वो क्या आया, एक कांस्टेंट नंबर है जिसका मान क्या है 1 0 9 6 7 7। धीरे धीरे याद करते जाओ, प्लैंक कांस्टेंट कितना है, प्लैंक कांस्टेंट कितना है 6
.626 10⁻⁻34। उससे पहले कौन सा कांस्टेंट पढ़े हैं? उससे पहले भी एक कांस्टेंट पढ़े, क्या है वो? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितना है? प्लैंक कांस्टेंट कितना था? अभी जो कांस्टेंट पूछे वो कौन सा था? प्लैंक कांस्टेंट ही था, 6.626 10⁻⁻34। उससे पहले कौन सा कांस्टेंट पढ़े हैं? देखो किताब में कौन सा कांस्टेंट पढ़े हैं उससे पहले। कोई कांस्टेंट पढ़े हैं? कांस्टेंट तो नहीं पढ़े, लेकिन ये पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना था? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास कितना था? इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 1/1836 U। ठीक है। ऐसे मास कितना आया था? 9.1 × 10⁻⁻31 आया था। नहीं याद है? बहुत अच्छा, नहीं याद है। एक कांस्टेंट पढ़े थे लाइट का, प्रकाश का कितना है गति? कांस्टेंट है कितना है प्रकाश का गति? 3 लाख किलोमीटर पर आवर। E/m रेशियो आया था इलेक्ट्रॉन का, वो कितना था? E/m रेशियो आया था, वो कितना था? 1.75 × 10⁻⁻11 नहीं +11 कूलम पर kg। ठीक है। ये छोटा छोटा वैल्यू सब याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, याद हो गया। ये दूसरा कांस्टेंट, इसका नाम क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। ये यूज कहाँ होता है? वेव नंबर निकालने के लिए। और वेव नंबर पता होते ही हमको वेवलेंथ भी पता चल जाएगा और आवृत्ति भी पता चल जाएगा। ठीक है। तरंग दैर्घ्य भी पता चल जाएगा और आवृत्ति भी पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, जैसे कि अब यहाँ देखो, इधर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला में देखो। अब अगर हम n1 बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या लेंगे? n1 बराबर 1 लेंगे। तो n2 बराबर क्या होगा? n1 + 1 यानी कि 2 3 4 इस तरह चलते जाएगा। समझ में आई बात? n1 बराबर अगर क्या लेंगे? 2 लेंगे। n1 बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? 3 4 5 6 यही होगा। और ये एग्जैक्टली किसका था सीरीज? बामर सीरीज। ये क्या था? बामर सीरीज, जो पहले पढ़ लिए, बामर का श्रेणी। ठीक है। और ये n1 वाला श्रेणी किसका है? लाइमन का श्रेणी। देखो ऊपर में लिखा हुआ है लेमन सीरीज लिखा हुआ है। यहाँ देखो लाइमन सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पे। n बराबर 1 तो n2, n बराबर 2 तो n2 क्या होगा? 3 4 5। ठीक है। उसी तरह n बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा? n1 बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा? n2 क्या होगा? 4 5 6 7 8। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 3 के लिए किसका नाम है? पाश्चन। पाश्चन सीरीज है। ठीक है। एंड 4 के लिए क्या नाम है बताओ? क्या नाम है 4 में? क्या नाम है? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज। उसका क्या है? फंड। P से स्टार्ट है। ये 5 है। n2 कितना आता है? 6 7 8। ये बात समझ में आया? ये अलग अलग रेखा निकलेगा किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, जिसमें से बामर सीरीज क्या है? बामर सीरीज है जो हम लोग को दिखता है। बामर सीरीज है जो हम लोग को दिखता है। बामर सीरीज है जो हम लोग को दिखता है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम में आ जाता है। समझे? दृश्य स्पेक्ट्रम का छूट गया ना? विजिबल स्पेक्ट्रम में आता। क्या किस में आता है वो? विजिबल स्पेक्ट्रम में आता। ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ देखो, ये समझ में आ गया? रिलेशन समझ में आ गया बात? अलग अलग वेव नंबर निकाला किसके बेस पे? जो भी डेटा उन लोग के पास आया था। ठीक है।
उसके बेस पे रिलेशन निकाला, उसमें से एक कांस्टेंट नंबर है जो कि क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका मान है 109,677। ठीक है, उसका गुना 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 हमेशा n1 से बड़ा ही होगा, n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा। ठीक है, नहीं बड़ा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव वेव नंबर नहीं होता है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग को बहुत सारा सीरीज मिला जो कि क्या है, लेमन सीरीज, बामा सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। पी फंड लिखा हुआ रहता है लेकिन फंड है, पी साइलेंट है। ठीक है, डबल टी है। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अब हमको वेव नंबर मिल गया। क्या मिल गया, वेव नंबर। वेव नंबर मिल गया तो वेव नंबर से हमको लैम्डा मिल जाएगा, मिलेगा। क्या आएगा, लैम्डा बराबर 1 वेव नंबर। लैम्डा मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू मिल जाएगा। न्यू न्यू मतलब वेव बराबर क्या होगा, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा होगा नहीं, c/लैम्डा। वही बाय क्या हो जाएगा, सी वेव नंबर, सी इंटू वेव नंबर। ठीक है, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है। हम ये क्यों बता रहे हैं, फिर से क्यों बता रहे हैं, तुम लोग ध्यान दो फिर भूल जाओगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति निकल गया, क्योंकि बता इसलिए रहे हैं कि अगला जो सीरीज ये जो दिखा रहा रेखा, रेखा पे ध्यान दो। ये रेखा का यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा लिखा हुआ है, दिख रहा है, ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। तो हमको वेव नंबर मालूम है, तो अब हमको वो भी मालूम चल जाएगा, ऊर्जा कैसे होगा, एच इंटू सी इंटू न्यू, एच इंटू सी इंटू न्यू। समझे, तो ये वेव नंबर मिल जाने के बाद इसको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। समझे, अब ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा के आधार पर क्या बनाया है, ये डायग्राम्स बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम्स बनाया है। समझे, तो अब इस डायग्राम से क्या पता चलता है कि कोई भी लाइट निकलने के लिए किसी परमाणु से कितना ऊर्जा निकलना चाहिए, और वो ऊर्जा हमेशा फिक्स अमाउंट में निकलता है। ठीक है, वो ऊर्जा हमेशा फिक्स अमाउंट में निकलता है, जो किसका थ्योरी था, सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। ठीक है, कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या था, कि जो ऊर्जा है हमेशा किस में रहेगा, पैकेट में रहेगा, और वो पैकेट किसका रहेगा, एच न्यू का रहेगा, और यहाँ न्यू को ही क्या लिखे हैं, सी इंटू वेव नंबर। ठीक है, क्या बोल रही है, बहुत तेजी में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को थोड़ा समझो बढ़िया से, क्योंकि ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, बोर्स का परमाणु मॉडल के लिए। समझे, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, बोर्स का परमाणु मॉडल के लिए। समझे, अब ठीक है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं गूगल में, ताकि सब कुछ दिख जाए, लेके आते तो हो जाता। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई एक बढ़िया मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, बढ़िया मिल जाए। ठीक है, इसमें ध्यान दो। दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है,
ये देखो ये लाइन स्पेक्ट्रा है, जो रेखा दिख रहा था उसके आधार पे हमको क्या निकाले, वेव नंबर निकाले। वेव नंबर निकालने के आधार के लिए हमको क्या चाहिए था, N2 और N1 और N2। जो नीचे का लाइन है जहाँ पे एरो जाके खत्म हुआ है, यहाँ पे देखो जहाँ जाके एरो क्या हुआ है, खत्म हुआ, वो क्या है, N1 है। जहाँ पे एरो खत्म हुआ है वो क्या है, N1 है। और जहाँ से एरो शुरू हुआ है वो क्या है, N2 है। ठीक है, अब इधर देखो काउंटिंग यहाँ से शुरू हुआ है, N1 से लेकर एकदम इन्फिनिट तक चला गया है, इन्फिनिट तक। समझ में आई बात, N1 N2 N3 करके। ठीक है, तो अब इन्होंने जो रिलेशन निकाला ऊर्जा का, ऊर्जा का उन्होंने क्या किया, मापदंड किया। लेवल 1 को रखा नीचे, सबसे नीचे नीचे N1 रखा। N1 से N2 के बीच में ऊर्जा का क्या किया, डायग्राम बनाया, ऊर्जा का डायग्राम बनाया। तो ये N2 वाला दिखाया, क्योंकि जो हम लोग को लाइट दिख रहा था विजिबल में सबसे पहले उसी का, तो उन्होंने सबसे पहले आइडिया लगाया क्या कि N2 एक लेवल है, N3 एक लेवल है, N4 एक लेवल है, N5 एक लेवल है, जो बाद में क्या बनेगा, उसका कक्षा बनेगा। क्या बनेगा, उसका अलग अलग कक्षा बनेगा। समझे, अलग अलग कक्षा बनेगा। ठीक है, तो L2 लेवल का, लेवल 2 से जो N1 है, ठीक है, आ रहा है, लेवल 4 से आ रहा है, लेवल 3 से आ रहा है, अलग अलग कलर का लाइट आ रहा है। यहाँ पे देखो इसका वेवलेंथ बड़ा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम है तो वेवलेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऊर्जा बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। न्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगा, और न्यू का उल्टा होगा लैम्डा। तो न्यू जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा वैसे वैसे छोटा होगा। तो यानी कि ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा वैसे वैसे क्या होगा, छोटा होगा। समझे, ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य, तरंग का लंबाई वैसे वैसे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आवृत्ति वैसे वैसे बढ़ेगा। आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है, ये जो पहले लिख रहा है वेवलेंथ ये बहुत बड़ा है, इसका आवृत्ति ज़्यादा है, उसका आवृत्ति और ज़्यादा है। ठीक है, ऊर्जा का परमाणिकता, जैसे ये लाइट था, इसके रेफरेंस में जो ऊर्जा आया है वो कितना आया है। ठीक है, उसी तरह दूसरा के रेफरेंस में जो लाइट आया है वो कितना ऊर्जा आया है, तीसरा के रेफरेंस में लाइट जो आया है वो कितने ऊर्जा का आया है। ठीक है, उस डेटा में ये डेटा क्या है, ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस का डेटा कौन कितना आया था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसी आधार पर बोर सोचेगा कि ये जो है एटम के अंदर जो है, एटम के अंदर जो है हर एक चीज जो है एनर्जी का एक लेवल बना हुआ है। समझे, एनर्जी का एक लेवल बना हुआ है, सिर्फ उन्हीं के अंतर के बीच जो होता है क्या निकलता है, लाइट निकलता है। उसी के अंतर के बीच क्या निकलता है, लाइट निकलता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह इनफाइनाइट जाएगा। समझे, जो आगे बोर का मॉडल बनेगा, जो आगे जाके क्या बनेगा, बोर का मॉडल बनेगा। तरंग दैर्घ्य का संख्या आया, सबसे पहले क्या आया, तरंग दैर्घ्य का संख्या आया। तरंग दैर्घ्य के संख्या से हम लोग क्या निकाले, तरंग दैर्घ्य निकाले और न्यू निकाले, यानी कि आवृत्ति निकाले। ठीक है, आवृत्ति से क्या निकाले, ऊर्जा निकाले। आवृत्ति से क्या निकाले, ऊर्जा निकाले। आवृत्ति से क्या निकाले, ऊर्जा निकाले। और ऊर्जा के आधार पर हमको पता चला कि जो परमाणु है, परमाणु में अलग अलग लेवल बना हुआ है। तुम लोग बस हंस रहे हो, हम देख रहे हैं, फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया है। ठीक है, हम बोले ना जो क्लास को इग्नोर करता है हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, बाद में बच्चा समझते रहेगा। नाटक क्या कर रहे हो फिर तुम, क्या हो गया, यहाँ ध्यान दो यहाँ देखो, इससे उनको पता चला कि परमाणु में जो है क्या है, ऊर्जा का अलग अलग स्तर है, N1, N2, N3, N4, और जो भी लाइट निकल रहा है वो इन्हीं ऊर्जा के स्तरों का अलग अलग मान है। N3 से N2 का एक ऊर्जा स्तर होगा, N3 से N1 का ऊर्जा स्तर होगा, फिर तो ये सेम दे दिया हम। ठीक है, इनके दोनों के बीच एक ऊर्जा स्तर होगा, फिर इनके दोनों बीच भी एक ऊर्जा स्तर होगा। समझ में बात, तो जो जो ये ऊर्जा स्तर के बीच डिफरेंस होगा वही लाइन का क्या लिख रहा है, हमको सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा में जो दिख रहा है वही लाइंस दिख रहा है। समझे, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा दिख रहा है उसमें सिर्फ वही दिख रहा है। समझ में आई बात, तो ये 1 वाला तो नहीं दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है 2 में,
किसी भी ऊर्जा स्तर से जो 2 में आ रहा है वो हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो आता है विजिबल रेंज में। वो किस में आ जाता है? विजिबल रेंज में। जो लाइट हम लोग को दिखता है वो इस रेंज में आ जाता है। ठीक है, इसलिए जब हाइड्रोजन को क्या करोगे, गर्म कर दोगे कुछ देर के लिए, जैसे सोडियम को ही कुछ देर के लिए गर्म कर देंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, वो येलो ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा, येलो कलर का। येलो कलर का ग्लो क्या है? विजिबल रेंज में आता है, इसलिए हम लोग को दिखता है। और जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आता वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो यही पता चला। इसी के आधार पे अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट, लिखा हुआ क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, जो कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ठीक है, और तुम लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, और इसका हम क्या करेंगे, नोट्स भी भेज देंगे और साथ में ये भी भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया तुमको? ठीक है, क्या हुआ? हाँ, इस पे क्वेश्चन बहुत बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? उसमें तो जो भी क्वेश्चन है सब यहाँ बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ तो नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको पहले ऑफ करते हैं। कल हम लोग हाइड्रोजन मॉडल, बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे, चौथा मॉडल, जो कितना कौन कौन सा मॉडल पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग? डाल्टन्स का मॉडल, सबसे सूक्ष्म कण, उसके बाद जे थॉमसन का मॉडल यानी कि वाटरमेलन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, प्लेनेटरी मॉडल जो कि सौरमंडल की तरह है, उसके बाद प्लैंक्स वेलेंस नहीं है, डायरेक्ट बोर मॉडल है। प्लैंक्स का क्या पढ़े थे? क्वांटम सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, जो कहता है कि लाइट का जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है लाइट, वो किस में आता है? पैकेट में आता है। क्वांटम ऊर्जा क्या क्या आता है? पैकेट में आता है। ठीक है, तो कल हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।